दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में मल्टीवर्स की थियरी के बारे में बताया गया है और यहाँ पैरेलल यूनिवर्स के होने का भी जिक्र मिलता है। धरती और चांद पर आपने मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स के टकराने के तो कई सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि हमारे चांद से कभी ब्लैक होल भी टकराया था? वेट, व्हाट? और क्या आप बिलीव करोगे कि जिस ऑक्सीजन के कारण आज हम जिंदा हैं, उसने एक समय पर धरती की 99% स्पीसीज को मार डाला था। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज कहेगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एक स्पेस लवर हो तो आज के फैक्ट्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जरा आप हमारे चांद के सरफेस को ध्यान से देखिए। अरे कैसे दिखेगा हलकट, ऐसा रुपया मत का चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा ला मेरा? यहाँ आपको क्या खास दिख रहा है? वेल, आप कहोगे भाई यहाँ ना तो कोई एटमॉस्फेयर है ना हवा है, बस थोड़ी बहुत धूल मिट्टी दिख रही है और इसके अलावा ये विशालकाय क्रेटर्स हैं जो चांद की सरफेस पर जगह जगह दिख रहे हैं। सही कहा ना? वेल, आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों लोगों को यहाँ ब्लैक होल के सबूत दिख रहे हैं। दोस्तों, इनका नाम है मैथ्यू कैप्लान और एल्मोग यालिनेविक। ये दोनों जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और इनका मानना है कि हम चांद के क्रेटर को स्टडी करके ब्लैक होल्स के बारे में जान सकते हैं। पर कैसे? वेल, यहाँ आज के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले ब्लैक होल्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ बात हो रही है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की। अलग अलग होते हैं क्या? ऐसा कहा जाता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के कुछ जगहें बहुत ही ज्यादा डेंस हो गई थी और वहां पर ब्लैक होल्स बन गए थे। बिग बैंग के बाद बनी इन्हीं ब्लैक होल्स को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। इन ब्लैक होल्स की खास बात यह थी कि ये एक एटम की साइज से लेकर हमारे सोलर सिस्टम की साइज के भी हो सकते थे। एंड जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, आज के यूनिवर्स में हम ना तो एटम की साइज के कोई टाइनी ब्लैक होल्स को खोज पाए हैं और ना ही हमें सोलर सिस्टम की साइज का कोई अल्ट्रा मैक्स प्रो ब्लैक होल मिला है। पर ऐसा माना जाता है कि यही प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स आज हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर के रूप में प्रेजेंट है, जिन्हें हम नहीं देख सकते। डार्क मैटर यूनिवर्स में प्रेजेंट टोटल मैटर का 85% मास ऑक्युपाई करता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैथ्यू कैप्लान और एल्मोग यालिनेविक का कहना है कि हमारे चांद पर इतने सारे क्रेटर्स हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि ये सभी मीटियोर से टकराने के कारण ही बने होंगे? हो सकता है कि इनमें से कुछ क्रेटर्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के टकराने के कारण बने हो तो ये भी सकता है कि धरती पर प्रेजेंट क्रेटर्स भी ऐसे ही बने हो, लेकिन धरती पर क्रेटर्स काफी कम मौजूद है। इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक चीज का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हर एक ऑब्जेक्ट अपनी छाप भी अलग तरीके से छोड़ता है। तो अगर हम चांद के क्रेटर्स को डीपली स्टडी करें तो हमें ऐसे कुछ क्रेटर्स जरूर मिलेंगे जो मीटियोर्स या एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से नहीं बने होंगे। अगर हमें कुछ ऐसे ब्लैक होल्स मिल जाते हैं तो हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में जान सकते हैं। साथ ही हम आगे चलकर इनके थ्रू आज मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के ओरिजिन की मिस्ट्री को भी सुलझा सकते हैं। काफी इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक आइडिया लग रहा है, राइट? वैसे जब बात फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की होती है तो सभी के दिमाग में सबसे पहले इलोन मस्क का ही ख्याल आता है। हाल ही में इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और वो $300 बिलियन की वेल्थ हासिल करने वाले भी पहले इंसान बन चुके हैं। इलोन मस्क हमेशा से ही बिटकॉइन और डॉज कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते आए हैं और वो इन्हें फाइनेंशियल एक्सचेंज सिस्टम का फ्यूचर भी मानते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाले 33 साल के ग्लोबेर कॉन्टेसोटो ने फरवरी 2021 में इलोन मस्क से इंस्पायर्ड होकर डॉज कॉइन में करीब $1,80,000 इन्वेस्ट किए थे। उस समय डॉज कॉइन की प्राइस केवल ₹3 के करीब हुआ करती थी, जो अप्रैल तक ₹30 को पार कर गई और ग्लोबेर कॉन्टेसोटो दुनिया का पहला डॉज कॉइन मिलियनर बन गया। क्रिप्टो करेंसी एकमात्र ऐसा एसेट है जिसमें इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्ट करने पर आप कुछ ही दिनों में अपने पैसों को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यह बताया है कि उनके पास भी बिटकॉइंस है और वो समझते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत आगे जाने वाला है। आज के समय में बड़े बड़े बिलियनर से लेकर आप और मेरे जैसे कॉमन मैन भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप भी बिटकॉइन और डॉज कॉइन जैसी ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भारत
भारत में बना कॉइनस्विच कुबेर इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। एज ए बिगिनर हमें मार्केट की एक कॉम्प्लेक्स चार्ट समझ में नहीं आते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉइनस्विच कुबेर ने अपने यूजर इंटरफेस को काफी इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है, जहां आप इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सकते हो और सिंपल मेथड से पैसों को अपने बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं। कॉइनस्विच कुबेर पर अकाउंट बनाना और केवाईसी करना बस कुछ सिंपल स्टेप्स का काम है, जिसके बाद आप अपने वॉलेट में कुछ पैसे डिपॉजिट करके अपनी क्रिप्टो जर्नी को शुरू कर सकते हैं, जहां आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरे लिंक से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपीज वॉट के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। बट इन सभी चीजों के अलावा यहाँ आप अपने पैसों को इंस्टेंटली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। और यही कारण है कि पिछले करीब 1 साल में कॉइनस्विच कुबेर 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स की पहली पसंद बन चुका है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बेसिक्स को सीखकर इसमें प्रो बनना चाहते हो तो कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल भी है, उसे विजिट जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, दुनिया में आ रही इस रेवोल्यूशनरी चेंज का हिस्सा बनकर कॉइनस्विच कुबेर ऐप में ट्रेड कर बेफिक्र। अब मॉडर्न होती इस दुनिया से हम चलते हैं हमारे पास्ट में, जहां हमें ज्ञान का बड़ा खजाना मिलता है। दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे कि जिस मल्टीवर्स थियरी की बात मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉमी में अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी, उसके बारे में हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड का सृजन होता है और फिर उसका अंत हो जाता है, यानी कि बिग बैंग सिर्फ हमारे इस यूनिवर्स की शुरुआत ही नहीं थी, इससे पहले भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर चुके हैं और इसके बाद भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस क्रिएट होते रहेंगे। भारत के प्राचीन ग्रंथ भगवत पुराण के स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 37 में लिखा गया है, शित्यादि भिरेश किलावृतः सप्तभिर्दश गुणो ततरैर अंडकोशः यत्र पततयणु कल्पः सहांड कोटि कोटि भिस्तद अनंतः। अर्थात यहाँ कृष्ण कहते हैं कि हर एक ब्रह्मांड 7 तत्वों से बनता है, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऊर्जा और झूठा अहंकार। हर एक ब्रह्मांड में ये 7 तत्व अपने पिछले ब्रह्मांड से 10 गुना ज्यादा होते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड के अलावा भी और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और वो हमसे बहुत ही बड़े हैं। हालांकि चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो भी आखिरकार एटम्स यानी कि परमाणुओं से ही बने हुए हैं, जो हमारे अंदर से हमेशा मूव करता रहता है और इसीलिए हमें अनंत कहते हैं। भगवत पुराण के स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक 39 में लिखा हुआ है, संख्यानम परमाणु नाम कालेन क्रियते मया ना तथा में विभूति नाम सृजतोंडानि कोटिशः। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने ब्रह्मांड में उपस्थित सारे परमाणुओं को तो गिन सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड इतने ज्यादा है कि उन्हें गिन पाना असंभव है। अब जरा ये सोचिए कि भारत की इतनी प्राचीन ग्रंथों में इतनी गहराई से इतना सारा ज्ञान आखिर कैसे और किसने लिखा होगा। आज से 100 साल पहले मॉडर्न साइंस को ये भी नहीं पता था कि मिल्की वे के बाहर भी यूनिवर्स है। हम तो मिल्की वे को ही पूरा यूनिवर्स मानकर बैठे हुए थे। हमारे इस ब्रह्मांड के असल बाउंड्रीज का अंदाजा आज तक हम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में यह साफ लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मांड के बाहर अनंत ब्रह्मांड है और वो अपने अपने स्फीयर में फैले हुए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपने अपने समय पर चलते रहते हैं। योग वशिष्ठ नाम का एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसमें गुरु वशिष्ठ की अलग अलग भगवानों और काकभूषुंडी के साथ कन्वर्सेशन लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जब काकभूषुंडी समय चक्र से बाहर खड़ा होकर रामायण और महाभारत के युद्धों को देखता है तो उसे इनके अलग अलग आउटकम्स दिखते हैं। काकभूषुंडी ने रामायण के 11 और महाभारत के 16 आउटकम्स देखे थे। तो क्या ये चीज पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की ओर इशारा नहीं कर रही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ऑक्सीजन के कारण आज हम सब धरती पर सांस ले पा रहे हैं और जिसके कारण हम इस ग्रह पर जिंदा हैं, वही ऑक्सीजन एक समय धरती के विनाश का कारण बनी थी, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? वेल, मैं बात कर रहा हूं GOE यानी कि द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले जीव एनाएरोबिक हुआ करते थे, मतलब वो अपना खाना और एनर्जी बिना ऑक्सीजन की मदद से बना सकते थे। उस समय तक धरती के एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती थी, लेकिन फिर एक नए क्रिएचर ने जन्म लिया जो था सियानोबैक्टीरिया। इसे आज हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं।
अब ये सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाता था। वो सनलाइट को एनर्जी बदलते समय ऑक्सीजन को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता था। समय के साथ साथ करोड़ों सालों में सियानोबैक्टीरिया ने धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जो कि धरती के बाकी के जीवों के लिए डेडली साबित हुआ। ऑक्सीजन उनके लिए जहर के समान थी और इसी के कारण उस समय धरती पर मौजूद ऑलमोस्ट 99% स्पीसीज ने अपनी जान गंवा दी थी। यह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मीथेन गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती गई और क्योंकि मीथेन गैस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके धरती को बहुत गर्म रखती थी, तो मीथेन की एब्सेंस में धरती ठंडी होने लगी। इस प्रोसेस के कारण करोड़ों सालों में धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई और फिर इस आइस एज को खत्म होने में भी लंबा समय लगा। ये मास एक्सटिंक्शन डायनासोर्स की मौत के दौरान हुए मास एक्सटिंक्शन से भी कई गुना बड़ा था और इसने धरती से लगभग लाइफ छीन ही ली थी। लेकिन अगर ये मास एक्सटिंक्शन नहीं होता तो शायद आज हम इंसान इस धरती पर नहीं रह रहे होते, या फिर क्या पता हम रह भी रहे हो लेकिन हमारी बॉडी ऑक्सीजन नहीं बल्कि मीथेन से चल रही होती। वेल, इसके बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो हम ये मान सकते हैं कि हर एक प्लैनेट पर चाहे वहां की कंडीशंस कैसी भी क्यों ना हो, वहां पर लाइफ किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट जरूर कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइन्स कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।